नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से। और आज हम बात करेंगे राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बारे में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमारे भारत के संविधान के अंदर जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं या जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे कि पॉलिसीज को लेकर हमारे संविधान में क्या व्यवस्था की गई है। दोस्तों, भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसके ठीक बाद भाग 4 में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भाग 4 के आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक राज्य की नीति के निदेशक तत्व समाविष्ट किए गए हैं। राज्य की नीति के निदेशक तत्व का मतलब है संविधान द्वारा राज्य को निर्देशित किया गया है कि राज्य किस प्रकार के तत्वों पर अपनी नीतियों का निर्धारण करेगा। राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखकर अपनी नीतियां बनाता है और उन नीतियों के तहत देश का संचालन करता है। मौलिक अधिकार राज्य के नीति निदेशक तत्व आपस में सहवर्ती हैं, यानी एक तरफ नागरिक को अधिकार दिए गए हैं तो दूसरी तरफ राज्य को नीति बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिन अधिकारों का उल्लेख भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में किया गया है, उन्हीं अधिकारों को पूरा करने का दायित्व भाग 4 के अंतर्गत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में दिया गया है। इसलिए यह माना जा सकता है कि अगर राज्य अपनी नीतियों को बनाने में इन तत्वों की सहायता ले तो नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे। संविधान के भाग 4 में उल्लेखित राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। वो नीति निदेशक तत्व जिनका पालन करना राज्य का लक्ष्य और उद्देश्य है। आज के समय में राज्य का कर्तव्य केवल समाज में शांति बनाए रखना और नागरिक के प्राणों और संपत्ति की रक्षा करना ही नहीं है, बल्कि उनका कर्तव्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना है, एक पूर्ण समाजवादी समाज की स्थापना करना है। राज्य का एक कर्तव्य है कि वो जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रयास करते रहें। नीति निदेशक तत्व आदर्श तत्व हैं जिनको हर सरकार अपनी नीतियों के निर्धारण और कानून बनाने में सदैव ध्यान में रखेगी। इसमें आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक सिद्धांत अंतर्निहित हैं जो भारत की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल हैं। देखा जाए तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम इन्हीं तत्वों की मांग पर लड़ा गया था, जिन तत्वों को राज्य की नीति निदेशक तत्व बनाया गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निदेशक तत्व उल्लेखित किए गए हैं और इन तत्वों को राज्य का कर्तव्य बनाया गया है। विचार करने वाला प्रश्न यह है कि इस परिभाषा के अंतर्गत राज्य कौन होगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व से आशय केवल भारत के विभिन्न प्रांतों की सरकार नहीं है, बल्कि राज्य का अर्थ हर वो सरकारी अधिकारी है जिसे सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार, प्रांतों की सरकार, स्थानीय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और समस्त सरकारी अधिकारी आते हैं जो जन कल्याण के लिए कार्य कर रहे होते हैं। राज्य के नीति निदेशक के अंतर्गत आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा प्रस्तुत करता है। आर्टिकल में स्पष्ट कह दिया गया है कि राज्य का वही अर्थ है जो अर्थ मूल अधिकारों के संबंध में होता है। नीति निदेशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य विधान मंडल और कार्यपालिका, क्षेत्रीय और अन्य अधिकारियों के समक्ष मानदंड रखना है जिस पर उनकी सफलता और असफलता की जांच की जा सके। नीति के निदेशक तत्व राज्य को ये निर्देश देते हैं कि वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करे जिनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो सके। ये वो निर्देश हैं जो संविधान की प्रस्तावना में अंतर्निहित थे, जिनके अनुसार राज्य का कर्तव्य अपने नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने का है। राज्य की नीति के निदेशक तत्व आर्टिकल 39 के अंतर्गत राज्य को विशेष रूप से अपनी नीति का कुछ इस प्रकार संचालन करने का निर्देश देते हैं कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों का जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो और समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे वो सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके। इस भाग के अंतर्गत कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण भी कर सकता है। कर्मचारी के स्वास्थ्य और शक्ति का, बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, आर्थिक आवश्यकताओं से विवश होकर नागरिक को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी उम्र और शक्ति के अनुकूल नहीं हो। बच्चों को स्वतंत्रता और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं। बाल और अल्पायु वाले व्यक्तियों की शोषण से और नैतिक एवं आर्थिक रूप से प्रत्यक्ष रक्षा की जाए। बालकों के मामले में MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का हवाला देते हुए केंद्रीय और राज्य सरकारों को यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि बाल श्रम को तत्काल समाप्त करें और उनके पुनर्वास व कल्याण की व्यवस्था करें। न्यायालय ने भी ये निर्देश दिया कि 14 वर्ष की आयु के बालक को किसी भी कारखाने या फैक्ट्री या अन्य संकटपूर्ण कार्य में नियुक्त नहीं किया जाएगा। उन्हें निर्देश दिया गया कि उनके स्थान पर उनके
परिवार के किसी सदस्य को काम दिया जाएगा। स्त्री और पुरुषों में एक जैसे कार्य के लिए एक जैसा वेतन दिया जाएगा। लिंग के आधार पर वेतन देने में कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 43 राज्य से ये अपेक्षा करता है कि राज्य उपयुक्त विधान द्वारा किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों व संस्थापकों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए। आर्टिकल 41 राज्य को यह निर्देश देता है कि वो अपने सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम पाने, शिक्षा पाने, बुढ़ापा, बीमारी, अंगहानि या अयोग्यता के अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का कार्य साधक उपबंध करेगा। आर्टिकल 42 राज्य को काम की न्याय संगत मनोविचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता का उपबंध करने के लिए निर्देश देगा। आर्टिकल 46 राज्य से यह अपेक्षा करता है कि वो कर्मचारी के काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन और उसका संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाओं, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रबंध करेगा। विशेष रूप से ग्रामों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का भी प्रयास करेगा। आर्टिकल 46 इस बात का भी आह्वान करता है कि राज्य जनता के वर्ग के लिए विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों को विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक न्याय और अन्य सभी प्रकार के शोषण में उनकी समीक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध 46वां संशोधन अधिनियम 2002 में आर्टिकल 45 के स्थान पर किया गया है। यह आर्टिकल उपबंधित करता है कि राज्य 6 वर्ष की आयु के सभी बालकों के पूर्व बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने के लिए उपबंध करेगा। आर्टिकल 45 के अधीन राज्य का यह प्रथम कर्तव्य रहेगा कि राज्य लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा और विशिष्ट रूप से मादक पदार्थ और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन को छोड़कर उनके उपयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। यानी कि जो नशीले पदार्थ हैं उनका केवल दवाइयों में ही प्रयोग किया जाएगा। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत की संसद द्वारा NDPS एक्ट 1985 बनाया गया। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को संविधान के 42वें संशोधन में 1976 संविधान में जोड़ा गया है। आर्टिकल 39A राज्य को यह निर्देश देता है कि राज्य यह सुनिश्चित करे कि विधिक व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि सभी को अवसर के आधार पर सुलभ और विशिष्ट रूप से आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित ना रह जाए। इसलिए उपयुक्त विधान द्वारा किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की जाए। भारत के संविधान का आर्टिकल 40 का उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रणाली को ग्राम और नगर स्तर पर प्रारंभ करना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विचार यही था। उन्होंने ग्राम राज्यों की कल्पना की थी। संविधान लागू होने के पश्चात प्रदेश में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। भारत के संविधान का आर्टिकल 44 राज्य से अपेक्षा करता है कि राज्य नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता या सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास करेगा, प्रदान करने का प्रयास करेगा, जिससे देश में अखंडता की भावना का निर्माण हो। उच्चतम न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय सरला मुर्दगल बनाम भारत संघ में प्रधानमंत्री से यह निवेदन किया कि संविधान में सभी नागरिकों के लिए एक समान संहिता बनाने का निर्देश दिया गया है और पीड़ित व्यक्ति की रक्षा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की अभिव्यक्ति दोनों दृष्टि से आवश्यक है। इसलिए इन पर शीघ्र से शीघ्र काम किया जाए। भारत के संविधान का आर्टिकल 48 राज्य को निर्देश देता है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों पर संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक दोनों नस्ल के सुधार के लिए और उनके वध को प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। आर्टिकल 48 यह भी अपेक्षा करता है कि राज्य देश के पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार करने का और वन्य जीवों की रक्षा करने का भी प्रयास करेगा। MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में यह कहा गया कि आर्टिकल 48A निर्देश तत्व के अधीन केंद्र और राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए उचित कदम उठाए जाए। आर्टिकल 39 उपबंध करता है कि राज्य कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रतीक्षा मार्ग, स्थानीय वस्तु की स्थिति बनाए रखने और उनके विरूपण को रोकने, विनाश करने या निर्यात करने से रक्षा करेगा। भारत के संविधान का आर्टिकल 50 ये अपेक्षा करता है कि राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग करने के लिए कदम उठाएगा। भारत के संविधान में ये सब नीति के निदेशक तत्वों में शामिल किए गए हैं। आर्टिकल 37 में स्पष्ट उल्लेख है, स्पष्ट बताया गया है कि नीति निदेशक तत्व सिद्धांत न्याय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसलिए लोगों ने आलोचना की है कि नीति निदेशक तत्व केवल पवित्र घोषणाएं हैं, इनमें कोई कानूनी बल नहीं है। हालांकि ये आलोचनाएं तर्क के आधार पर निराधार है और इनका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 37 का दूसरा भाग स्पष्ट कर देता है कि इसमें निहित तत्व
तत्व देश के प्रशासन में मूलभूत हैं। विधि बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य है। आज भारत की संसद, प्रांतों के विधानमंडल और नगर पालिकाओं द्वारा जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं वो सभी कानून इन्हीं निदेशक तत्वों के अधीन बनाए जा रहे हैं। यदि कोई भी कानून इन निदेशक तत्वों के खिलाफ होता है तो न्यायपालिका द्वारा उन कानूनों को अवैध घोषित कर दिया जाता है। इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए कि भले ही ये निदेशक तत्व न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तनीय या इन्फोर्स नहीं है, लेकिन जो भी कानून बनाया गया है वो इन निदेशक तत्वों के अधीन बनाया गया है, क्योंकि ये कानून बनाने की ओर इशारा करते हैं। ये कहना ठीक नहीं है कि इनके पीछे कोई बल नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत सबसे बड़ी शक्ति है। संसदीय प्रणाली में सरकार की निरंतर आलोचना होती है। संसद में जनता के प्रतिनिधियों का और विशेष रूप से विपक्षी दलों के सदस्यों को सरकार द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है। यदि कोई सरकार इन निर्देशों की अपेक्षा करता है तो उसे चुनाव के समय जनता के समक्ष इनका उत्तर देना पड़ता है। जनता इन निर्देशों की उपेक्षा करने वाली सरकार को कभी बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि निदेशक तत्व संविधान में निहित है। इसलिए सरकार का यह कर्तव्य है कि वो इनको लागू करे। ये सच है कि इनके पीछे कोई बल नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष शक्ति जरूर है। कोई भी सरकार जो अपना भविष्य अंधकार में नहीं देखना चाहती, नहीं बनाना चाहती, वो इन निर्देशों की उपेक्षा करने का साहस नहीं करेगी।